जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z एग्जाम्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे योग विज्ञान के सेकंड पार्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, योग विज्ञान के जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने कम्प्लीटली आपको बताया था, और आज का यहाँ सेकंड पार्ट रहेगा योग विज्ञान के विषय का। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देवे, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि GG2 से रिलेटेड हर नई अपडेट, साथ ही साथ दोस्तों शिक्षा विभाग से रिलेटेड हर नई अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि योग सूत्रानुसार क्लेश व कर्म निवृत्ति का उपाय क्या है। तो योग सूत्रानुसार दोस्तों क्लेश व निवृत्ति के उपाय के 4 ऑप्शंस है: निर्विराचार समाधि, ऋतम भरा प्रज्ञा, निर्वृत्त का समाधि और धर्ममेघ समाधि। 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसमें से सही जो आंसर वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि धर्ममेघ समाधि इसका सही जवाब हो जाएगा। योग सूत्रानुसार क्लेश व कर्म निवृत्ति का उपाय धर्ममेघ समाधि है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कि सूर्या चंद्रमसो योगो जीवात्म परमात्मनो का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? कौन से उपनिषद में दोस्तों इस वाक्य का वर्णन किया गया है? यहाँ पर है दोस्तों केवल्योपनिषद, मैत्राय पूर्णनिषद, योग शिखोपनिषद और कठोपनिषद। यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, जिसमें से सूर्या चंद्रमसो योगो जीवात्मा परमात्मनो का जो इसमें वर्णन होगा दोस्तों इन चारों में से वह कौन से में होगा दोस्तों? जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि योग शिखोपनिषद इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें इसका वर्णन है जो सूर्या चंद्रमसो योगो जीवात्म परमात्मनो का जो वर्णन है वह योग शिखोपनिषद में है। तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन है कि पतंजलि के अनुसार ध्यान हेयास्तवृत्त का संबंध कौन से में है? जो पतंजलि है उनके अनुसार दोस्तों जो ध्यान हेस्यात वृत्त का जो संबंध दोस्तों वह किस में है? तो विकल्प वृत्ति नाश से, प्रणाम वृत्ति नाश से, क्लेश वृत्ति नाश से या निद्रावृत्ति नाश से। तो पतंजलि के अनुसार दोस्तों इस वाक्य का जो है वर्णन वह किस में मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों 3 है यानी कि क्लेश वृत्ति नाश इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लेश वृत्ति नाश में इसका जो वर्णन मिलता है, इसका जो संबंध है वह है क्लेश वृत्ति नाश में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि षट संपत्ति का संबंध किससे है? षट संपत्ति का जो संबंध है वह दोस्तों किससे है? तो ऑप्शन है जैन दर्शन से, वेदांत दर्शन से, योग सूत्र से या फिर रामायण से। तो चौथे प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों जो जवाब है वह हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन यानी कि वेदांत दर्शन से षट संपत्ति का संबंध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि हठ रत्नावली के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई कितनी होती है? हठ रत्नावली के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई दोस्तों कितनी होती है? तो 20 हस्त इसका सही जवाब हो जाएगा। 20 हस्त जो कि हठ रत्नावली के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई होती है। नेक्स्ट दोस्तों 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। छठा प्रश्न है कि आयुर्वेद के अनुसार पित्त दोष के असंतुलन से कितने नानात्मक विकार होते हैं? तो आयुर्वेद के अनुसार पित्त दोष के असंतुलन से कितने नानात्मक विकार होते हैं? ऑप्शन है आपके सामने 40, 60, 80 या फिर 20। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 40 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 7th क्वेश्चन है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सर्वेंद्र जय का तथा आहार निद्रा जय किसके द्वारा होता है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार सर्वेंद्र जय तथा आहार निद्रा जय किसके द्वारा होता है? ऑप्शन से नियम से, यम से, धारणा से या फिर प्रत्याहार से। तो ऑप्शन में दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यम से इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 8th क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल A to Z एग्जाम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर देवे। साथ ही साथ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेवे। वहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहले अपडेट वहीं पर मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे 8th क्वेश्चन की तरफ। शिव संहिता में चित्रा नाड़ी सहित मुख्य नाड़ियों की संख्या कितनी बताई गई है? तो शिव संहिता में चित्रा नाड़ी के सहित ऑप्शंस में है आपके सामने 14, 11, 15 और 4 ऑप्शंस है। तो दोस्तों इसमें से 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 15। तो शिव संहिता में चित्रा नाड़ी सहित मुख्य नाड़ियों की संख्या 15 बताई गई है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ। 9वां जो प्रश्न है, योग कक्षा में छात्रों के एक बड़े समूह के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिसमें से ऑप्शंस होंगे छात्रों का वृत्ताकार रूप में बैठना, दो पंक्तियों के बिना अंतराल के और शिक्षक हेतु डायस के बिना छात्रों का यू आकृति में बैठना, या फिर दो पंक्तियों के बिना अंतराल और शिक्षक हेतु डायस के साथ बैठना। तो योग कक्षा में छात्रों के जो दोस्तों योग कक्षा है कोई भी, तो उसमें छात्रों के बैठने का जो एक समूह रहता है, एक बड़े समूह के बैठने की सुविधाजनक व्यवस्था किस प्रकार से सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो जो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि दो पंक्तियों में बिना अंतराल के और शिक्षक हेतु डायस के साथ बैठना, इसका जो है सुविधाजनक व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 10वां प्रश्न है कि एपिडेमोलॉजी की त्रिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सही जवाब में ऑप्शन नंबर 1 होगा, रिस्क कारक इसका सही जवाब है, जिसमें एपिडेमोलॉजी में के त्रिकोण के साथ सम्मिलित नहीं है, रिस्क कारक सम्मिलित नहीं है। बाकी पर्यावरण, होस्ट और एजेंट कारक इसके साथ सम्मिलित है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि गाउटी आर्थराइटिस का क्या कारण है। जो गाउटी आर्थराइटिस है उसका कारण क्या है। तो इसमें सीरस यूरिक एसिड का चढ़ना, सीरम एट्रेनिक का चढ़ना, क्रिएटिनिन का बढ़ना, या फिर ब्लड यूरिया का बढ़ना, या फिर र्यूमेटिक फैक्टर। तो यहाँ पर जो 11वां प्रश्न है दोस्तों, उसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है सीरम यूरिक एसिड का चढ़ना, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक योग के अध्यापन की निर्देशात्मक विधि से संबंधित नहीं है। यहाँ पर व्याख्यान, प्रदर्शन, अभ्यास या फिर समूह चर्चा। तो इसमें से दोस्तों सही जवाब कौन सा हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि समूह चर्चा इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से जो है योग के अध्यापन की निर्देशात्मक विधि में संबंधित नहीं है, समूह चर्चा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हठ प्रदीपिकानुसार नादानुसंधान के अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद निम्नलिखित में से कौन से हैं। जो हठ प्रदीपिकानुसार नादानुसंधान के अंतिम चरण के प्रकट होने वाले इनमें से कौन कौन से नहीं हैं नाद, जिसमें जड़ना, घंटा आदि, वीणा, भ्रमर गुंजन, ढोल, शंख, या फिर मेघ गर्जन, समुद्र गर्जन आदि। तो इसमें दोस्तों 13वें प्रश्न का जो सेकेंड ऑप्शन है, यानी कि वीणा और भ्रमर गुंजन, जो कि इसमें हठ प्रदीपिकानुसार नादानुसंधान के अंतिम चरण में प्रकट होने वाले नाद है, जो कि कौन से है दोस्तों, वीणा और भ्रमर गुंजन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, हठ प्रदीपिकानुसार। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हठ प्रदीपिकानुसार पवन प्रकोपित होने पर कौन से रोग होते हैं। पहला है नेत्र रोग, दूसरा है काश रोग, तीसरा है श्वास रोग और चौथा है अजीर्ण रोग। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। हठ प्रदीपिकानुसार पवन प्रकोपित होने पर कौन से रोग होते हैं। तो इसमें से दोस्तों आपको जो इसमें सही कूट होंगे, नीचे दिए गए कूट में सही जो उत्तर होगा वह चुनना है। ऑप्शन 1 और 4 सही है, ऑप्शन 1 और 2 सही है, ऑप्शन 2 और 3 सही है, या फिर 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों तीसरा सही होगा, यानी कि जो 2 और 3 है, काश रोग और श्वास रोग, दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट 15वें प्रश्न की तरफ। गैरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव अपथ्य है। गैरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव अपथ्य है। यव, कुलथ, मूत्र या फिर तिल। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें से जो सही कूट है वहाँ आपको चुनने हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है 1 और 2 सही होंगे, जिसमें से यव और कुलथ इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि श्रवण उपांग का संबंध किससे है। श्रवण उपांग का संबंध किस योग से है। तो कर्मयोग, ध्यान योग, भक्ति योग या फिर मंत्र योग। 4 ऑप्शन है। श्रवण उपांग का संबंध किस योग से है। कर्मयोग, ध्यान, ज्ञान योग, भक्ति योग या मंत्र योग। तो इसमें से भी आपको सही कूट जो है दोस्तों 4 ऑप्शन में से बताने हैं, जिसमें से जो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें द्वितीय और तृतीय सही होंगे दोस्तों। जो ऑप्शन है उसमें से जिसमें द्वितीय तृतीय होंगे कौन से, एक तो है ज्ञान योग और तीसरा है भक्ति योग, यानी कि श्रवण उपांग का संबंध ज्ञान योग और भक्ति योग से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि हठ प्रदीपिका के अनुसार ब्रह्मा ग्रंथि भेदन से साधक बनता है कौन सा। ओजस्वी, निरोगी, बुद्धिमान या सदाचारी। तो दोस्तों हठ प्रदीपिका के अनुसार बताना है आपको, जो ब्रह्मा ग्रंथि भेदन से साधक कौन सा बनता है। तो यहाँ पर निश्चित जो कूट है दोस्तों यहाँ पर बताने जो सही कूट है, जिसमें ऑप्शन 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं, और ऑप्शन जो 1 है यानी कि 1 और 2 ओजस्वी और निरोगी किसके अनुसार बनते हैं, हठ प्रदीपिका
के अनुसार किस प्रकार से ब्रह्मा ग्रंथि भेदन से साधक कौन सा बनता है, ओजस्वी और निरोगी बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि किन योग अभ्यासों का थायराइड ग्रंथि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो सर्वांगासन या फिर नौकासन, जालंधर बंद या फिर पादहस्तासन, जिनमें से थायराइड ग्रंथि पर सीधा प्रभाव पड़ता है योग अभ्यासों में, तो सही कोट आपको चुनने हैं, जिसमें 4 ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा, पहला और जो तीसरा है वह सही हो जाएंगे दोस्तों, जिसके अंतर्गत सर्वांगासन और जालंधर बंद इसका सही जवाब हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक क्रियाएं अवसाद में निषिद्ध है। निम्न में से कौन सी यौगिक क्रियाएं अवसाद में निषिद्ध है। श्वासन, सूर्यभेदी प्राणायाम, कपालभाति क्रिया या फिर भ्रामरी प्राणायाम। तो इनमें से तो कौन सी क्रिया अवसाद में निषिद्ध है। तो कूट आपके सामने है दोस्तों, जो है 2, 3, 1, 2, 1, 4 या फिर 3, 4। तो यहाँ पर देखिए इसमें से सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों। जो आंसर जो मतलब ऑप्शन तीसरा है, पहला और चौथा, शवासन और भ्रामरी प्राणायाम इसका सही जवाब है। जो क्रियाएं अवसाद में निषिद्ध है, एक तो है शवासन और एक है भ्रामरी प्राणायाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन से अभ्यास मूल आधारित शिक्षा के लिए लाभकारी है। प्राणायाम या प्राणायाम, यम, नियम या षटकर्म। इनमें से सही कोट आपको चुनने हैं दोस्तों। इनमें से अभ्यास मूल आधारित शिक्षा के लिए आप लाभकारी कौन से है। तो ऑप्शन से जिसमें से पहला ऑप्शन है 2 और 3 सही है, दूसरा ऑप्शन है 1 और 4 सही है, तीसरा है 1 और 2 सही है, या चौथा है जिसमें 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है दोस्तों, 2 और 3 सही है, यानी कि 20वें प्रश्न के लिए जो 2 और 3 यम और नियम जो है दोस्तों सही हो जाएंगे। अभ्यास मूल आधारित शिक्षा के लिए लाभकारी है, इनमें से जो है यम और नियम अभ्यास मूल आधारित शिक्षा, जो मूल्य आधारित शिक्षा है उसके लिए लाभकारी रहेंगे। 21वें प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा आसन संतुलनात्मकता है। जो संतुलात्मक है वह कौन सा है आसन। वृक्षासन, कुक्कुटासन, अर्धचंद्रासन या फिर गरुड़ासन। 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसमें से सही जवाब कौन सा हो जाएगा। जो कुक्कुटासन है दोस्तों वह भी सही है, वृक्षासन भी सही है और गरुड़ासन भी सही है। ठीक है, तो इसमें से असंतुलनात्मक कौन सा है, वृक्षासन, कुक्कुटासन और गरुड़ासन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अष्टांग योग का वर्णन मिलता है किस योग सूत्र से मिलता है। पातंजल योग सूत्र में, रुद्रायमल तंत्र में, शारदा तिलक में या फिर ब्रह्म सूत्र में। तो अष्टांग योग का वर्णन कहाँ पर मिलता है दोस्तों। कूट आपके सामने है, जो निश्चित कूट है, सही कूट है। तो इसमें से सही जवाब कौन सा हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर तीसरा है, यानी कि 1, 2, 3 सही होंगे दोस्तों। जो 1, 2, 3 है, यानी कि एक पातंजल्य, रुद्रयामल तंत्र में और शारदा तिलक में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर 22वें प्रश्न के 1, 2, 3 इसके सही जवाब हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि गेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव्य पथ्य है। जो द्रव्य पथ्य है वह कौन से आहार है गेरन संहिता के अनुसार दोस्तों। तो इसमें तक्र, घृत, नवनीत या फिर तेल। नवनीत यानी कि मक्खन, तो तक्र, घृत, नवनीत या तेल, इसमें से 4 ऑप्शन है। तो गेरन संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आहार द्रव्य पथ्य है। तो 23वें में दोस्तों जो सही कूट होंगे वह आपकी स्क्रीन पर है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही जवाब रहेगा दोस्तों, जिसमें 2 और 3 यानी कि घृत और नवनीत इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि गेरन संहिता के अनुसार आहार द्रव्य पथ्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 24वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। आसनों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो आसनों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। धनात्मक, विश्रांतिकारी, आध्यात्मिक या फिर सामाजिक। तो दोस्तों इसमें भी निश्चित कूट जो है सही जो कूट है वह आपके सामने है, जिसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 सही रहेंगे, जिसमें ध्यानात्मक और विश्रांतिकारी जो है ध्यानात्मक और विश्रांतिकारी आसनों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, गेरन संहिता अनुसार प्रत्याहार के परिणाम कौन कौन से हैं। आत्मा पर विजय, कामादि शत्रुओं का नाश, मन को वश में करना और वृत्तियों को नियंत्रित करना। तो गेरन संहिता अनुसार प्रत्याहार के परिणाम कौन कौन से हैं। कूट आपके सामने है दोस्तों, जिसमें से
1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, या फिर 2 और 4 सही है, या फिर 1 और 4 सही है। तो जो दूसरा ऑप्शन है 2 और 3 यानी कि कामादि शत्रुओं का नाश और मन को वश में करना, ये दोनों ऑप्शन दोस्तों गैरण संहिता अनुसार प्रत्याहार के परिणाम है। नेक्स्ट 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गैरण संहिता अनुसार कपालरंत धोती किस धोती का प्रकार है? ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों, 4 ऑप्शंस ये रहे कि गैरण संहिता अनुसार कपालरंत धोती किस धोती का प्रकार है? रित धोती, अंत धोती, मूल शोधन या दंत धोती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि दंत धोती इसका सही जवाब हो जाएगा। गैरण संहिता अनुसार कपालरंत धोती किस प्रकार की धोती है? तो दंत धोती इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शाकाहारी भोजन में प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? शाकाहारी भोजन में प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? सब्जियां, फल, दालें या फिर अनाज। तो इसके निश्चित कूट आपके सामने है, जिसमें 1 और 2, 3 और 4, 2 और 4 और 1 और 3। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 और 4 इसका सही जवाब है, यानी कि दालें और अनाज जो कि शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन से आसन पीछे झुकने वाले हैं? पीछे की तरफ झुकने वाले कौन कौन से आसन हैं? उत्तान पादासन, भुजंगासन, चक्रासन या फिर शवागासन। तो यहाँ पर दोस्तों कूट आपके सामने है, जो सही कूट रहेंगे उत्तर आपको देना है, जिसमें से दोस्तों जो पहला ऑप्शन है वह सही होगा, जिसमें दूसरा और तीसरा सही है, भुजंगासन और चक्रासन। भुजंगासन और चक्रासन जो कि ऐसे आसन है जो पीछे की तरफ झुकने वाले हैं। बढ़ते नेक्स्ट 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। यह कथन किसका है? उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते, यह कथन किसका है? कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, भगवत गीता या मुंडकोपनिषद। इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका सही जवाब किस कथन में है? यहाँ पर आपके सामने दोस्तों कुछ कूट दिए गए हैं, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो कूट है आपकी स्क्रीन पर ये रहा है इस प्रकार से। तो पहले प्रश्न का दोस्तों इसका जो ऑप्शन रहेगा वह रहेगा फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, 1 और 3 इसका सही जवाब है, यानी कि इस प्रश्न में कठोपनिषद और भगवत गीता, जिसमें यह कथन है उभो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हठ प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी है? हठ प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी है? अनिद्रा, अजीर्ण, चर्म रोग या फिर श्वास रोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबसे पहले कोट आपके सामने है, जिसमें से दोस्तों जो चौथे नंबर का कोट है 2 और 3 यानी कि हठ प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा किन बीमारियों में लाभकारी है। तो इसमें से दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है वह सही रहेगा, जिसमें से दोस्तों अजीर्ण और चर्म रोग इसका सही जवाब है। अजीर्ण और चर्म रोग जिसमें यह लाभकारी रहेगा, हठ प्रदीपिका के अनुसार महामुद्रा जो कि अजीर्ण और चर्म रोग में लाभकारी रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 31वें प्रश्न की तरफ। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार किसके अभ्यास से झुर्रियां व बाल पकने के रोग में लाभ मिलता है? तो यहाँ पर महामुद्रा, महाबंध मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा या महावेद मुद्रा। तो 31वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनना है। 4 कूट आपके सामने है दोस्तों। तो इसमें से जो पहला कूट है यानी कि 3 और 4 विपरीत करणी मुद्रा और महावेद मुद्रा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जो हठ प्रदीपिका के अनुसार किसके अभ्यास से झुर्रियां व बाल पकने के रोग में लाभ मिलता है? तो विपरीत करणी मुद्रा और महावेद मुद्रा। दोस्तों आज के इस क्लास का लास्ट और अंतिम प्रश्न ये रहा, योग साधना में निम्नलिखित में से कौन से अवरोध है? साहस, उत्साह, प्रवास या फिर प्रजल्प। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही जवाब इन कोट में से है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि 3 और 4 प्रवास और प्रजल्प इसका सही जवाब है। योग साधना में निम्नलिखित में से कौन से अवरोध है? तो प्रवास और प्रजल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर आज की समाप्त होती है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख पाएंगे। चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, इसे सब्सक्राइब जरूर कर देगा। आगामी दिनों में भी JEE से रिलेटेड और कोई क्लास, चाहे वह एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, और दोस्तों जो अपडेट रहेगी JEE से रिलेटेड सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और आपके फ्रेंड्स में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।